नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने भारत के स्वाधीनता संग्राम को एक नई दशा, एक नई दिशा और एक नई गति दे दी। इस घटना से यहाँ तक कि प्रभावित होकर शहीद आजम भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी उभरे और उनके साथ उस समय के अनेकों युवा जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सीधे तौर पर हथियार उठा लिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये वो दौर था जब कह सकते हैं कि 1915 से लेके 1920 के बीच का एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश को ये लगा कि भारत में फिर से जो 1857 जैसी क्रांति की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं तेज़ हो रही है, क्योंकि यूरोप में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके साथ ही कई जगह जो नेशनल मूवमेंट, जैसे कि रशिया का जो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन था, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन वगैरह, जिसमें रूस के राजशाही परिवार को ख़त्म करके वहाँ पर जो है एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई, उससे प्रभावित होकर लोग जो है यहाँ फिर बगावत पे उतरने वाले हैं। तो इस आशंका से ग्रसित होकर ब्रिटिश ने 1915 में एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, जिसमें कि जो सिविल राइट्स है, पब्लिक की लिबर्टी है, जो आज़ादी है लोगों की, उस पर और भी पाबंदियां लगाई गई। और इसी की जो है परिणति 1918 में आते आते जो है उन्होंने इसे और कड़ा करने का फैसला किया और जो है एक रोलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में। रोलेट एक्ट मतलब बिल्कुल एक तरह से जो है तानाशाही ये कानून था, जिसमें कि बिना इजाज़त के 4 लोगों से ऊपर कभी कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, कोई बड़ी मीटिंग नहीं हो सकती बिना पूछे परमिशन के, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिशन के आप जो है कुछ लिख नहीं सकते। और ये ऐसा एक कानून था जिससे कि नाराज़ होकर यहाँ उस समय के मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो है बॉम्बे सीट से रिज़ाइन कर दिया था, प्रोटेस्ट लेटर लिखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि मैं इस रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए अपनी सीट से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब आते हैं पंजाब की उस घटना पे। हम जानते हैं जैसे कि उस समय पंजाब और बंगाल, ये 2 सूबे ऐसे थे अंग्रेज़ों के शासन में जो सबसे ज़्यादा जहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी। तो 1919 में अप्रैल के समय एक हम जानते हैं कि बैसाखी का त्यौहार भी होता है, और जलियांवाला बाग ये जो एक छोटा सा मैदान है जो कि हरमंदिर साहिब से सटा हुआ है और लगभग 200 गज बाई 200 गज की इसकी साइज़ है। इसमें 4-5 छोटे छोटी गलियां हैं उसमें घुसने और निकलने के लिए, इसमें सब पे लगभग ताले लगे रहते हैं। केवल एक गली है जो थोड़ी चौड़ी होती थी और उससे लोग आ जा सकते थे अंदर। तो जनरल डायर, जो रेजिनेल्ड डायर जो ऑफिसर था, यानी कि जो अमृतसर का मिलिट्री कमांडर था उस समय, उसने जो है बैसाखी के समय एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया था। वो जानता था कि बैसाखी के समय मेले लगते हैं वहाँ, मतलब गाय बैल, मतलब जानवरों का मेला लगता है और ये त्यौहार है तो लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और इस समय कुछ उनकी खुफिया रिपोर्ट थी कि प्रदर्शन, धरना वगैरह किया जा सकता है। तो इस बात के लिए उसने पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया था, बिल्कुल अमृतसर में मूवमेंट बैन हो गई थी। हालांकि उस कर्फ्यू की जो नोटिस है वो कहा जाता है कि सही ढंग से सर्कुलेट नहीं करी गई थी। जगह जगह उसने लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवाई थी और कुछ पर्ची चिपकाई गई थी शहर की दीवारों पर, लेकिन दूर दराज के गाँव तक या शहर के हर भाग तक ये खबर नहीं पहुँची कि इस ढंग का कर्फ्यू लगा हुआ है। फिर कुछ लोग बैसाखी के कारण इकट्ठा हो गए जहाँ तहाँ, और फिर कुछ जो जानवरों को मेला लगता है उस कारण कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। प्लस जो जलियांवाला बाग की जो लोकेशन है वो हरमंदिर साहब के पास है, तो कई सारे जो प्रार्थना करके लोग निकल रहे थे वो भी उसी रास्ते से निकलने लगे। और इस बात की भनक जब जनरल डायर को लगी तो कहते उसने एक हवाई जहाज़ का इंतज़ाम किया और वो ऊपर से उड़ के गया। उसने कहा है अपने कहीं किसी राइटिंग में कि 6 से 8 हज़ार की भीड़ मैंने देखी। तो उसके बाद जो है वो सीधा 52, यानी कहते हैं लिखा हुआ है जो फैक्ट्स में 50 से 52 लोगों की एक सैनिक टुकड़ी लेके जो है, और 2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जिस पर मशीन गनें लगी हुई थी वो लेकर जो है वो शाम के लगभग 5 बजे जलियांवाला बाग पहुंचता है, जिस समय कि वहाँ 8,000 से लेके 20,000 के बीच की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। और अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ जो नारे लग रहे थे, खासकर उस समय दो क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ भी वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जो एकमात्र रास्ता था घुसने का, वहाँ से जनरल डायर अपने 52 सैनिकों के साथ दाखिल होता है। कहते हैं कि वो सब जो 52 सैनिक थे वो या तो गुरखा रेजिमेंट या फिर सिख रेजिमेंट के सिपाही थे, और उनके पास 303 ब्रिटिश ली एनफील्ड राइफलें थी। और जनरल डायर चूँकि 2 मशीन गन भी ले आया था,
आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। लेकिन कहते हैं कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर घुस नहीं पाई उस पतली गली से, तो उसने उन पर्सनल कैरियर्स और मशीन गनों को वापस भेज दिया। सिर्फ पैदल सैनिकों के साथ आकर जो है उसने वो मेन गेट, जो एकमात्र गली थी जिससे लोग आते जाते थे, वो ब्लॉक कर दिया। बाकी 4-5 जो पतली गलियाँ थी उसमें ताला लगा रहता था। और फिर जो है बिना किसी वार्निंग के उसने अपने ट्रूप्स को फायरिंग का ऑर्डर दिया और लगभग 10 मिनट तक लगातार 303 राइफलों से गोलियां चलती रहीं, जिसमें कि माना जाता है कि 300 से लेकर 1000 लोग मारे गए। इस घटना के बाद हंटर कमीशन बैठा और हंटर कमीशन में जनरल डायर ने कहा है कि मेरे सिपाहियों ने 16 से 50 राउंड फायर किया था। इसमें मरने वालों की संख्या कहीं 400 बताई जाती है, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1200। लेकिन जो है इस भयंकर हत्याकांड के कारण जो है अंग्रेजी सरकार और उस समय की पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी। और जनरल डायर ने इस ढंग की फायरिंग कराने के बाद जलियांवाला बाग में शाम 5, साढ़े 5 बजे, उसके बाद उसने अगले 3-4 घंटे के लिए रात भर कर्फ्यू लगा दिया। यानी कि जो लोग घायल होकर वहाँ गिरे थे वो भी कहीं इलाज के लिए पहुँचाए नहीं जा सके और वो मारे गए। वहाँ एक कुआं भी है जिसमें कहते हैं कि 120 लोगों की बॉडी इसी कुएं से निकाली गई थी और इसे जो मार्टायर्स वेल यानी शहीदों का कुआं कहते हैं। तो ये दिन था 13 अप्रैल 1919 का। इस दिन के बाद जो है फिर जब एक हंटर कमीशन बैठा, उसमें जनरल डायर से जब ये पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि इस मरने वालों में कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं और आपने जो है इस पर बिना वार्निंग के फायर किए और 303 ली एनफील्ड राइफल से आपने इस पर गोलियां चलवाई, तो आपको इस बात का अंदाज़ा था? उसने कहा हाँ, मुझे अंदाज़ा था। मैंने लोगों की भीड़ को वहाँ से भगाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सज़ा देने के लिए ये फायरिंग करवाई थी। फिर उससे पूछा गया कि सुना है आप वहाँ मशीन गन भी ले गए थे, तो अगर उस जलियांवाला बाग में मशीन गन के घुसने की जगह होती तो क्या आप मशीन गन का भी यूज़ करते? उसने बोला हाँ मैं करता। तो इस घटना के बाद फिर जो है ब्रिटिश पॉलिसी में कई सारे बदलाव हुए। उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो है फोर्स मिनिमम यूज़ किया जाए और जनरल डायर को वहाँ से हटा के, अमृतसर से यानी इंडिया से हटा के उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया था। हालांकि बाद में एक कहानी वो भी है कि उधम सिंह ने जो है उसकी वहाँ हत्या कर दी थी बदला लेने के लिए। फिर ये सुनने में भी आता है कि वो जो जनरल डायर था, जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसने ये हत्याकांड करवाया था जलियांवाला बाग में, वो अपनी मौत मर गया था इंग्लैंड जाने के बाद। और उधम सिंह ने जिस जनरल डायर की हत्या की थी वो कोई दूसरा ऑफिसर था। खैर उस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन इस इतिहास घटना का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इस घटना से प्रभावित होकर भगत सिंह ने भी जो है एक तरह से पूरी तरह से हथियार उठा लिया और चंद्रशेखर आज़ाद का जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसे ज्वाइन कर लिया था। और आज 23 मार्च है, आज ही का वो दिन है जब शहीद आजम भगत सिंह को, इसलिए ये वीडियो आज मैंने बनाया। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपको सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और जो है मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बातें नहीं पुरानी में चर्चा करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरा चैनल देखने के लिए। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।